Assalamu alaikum class. Today's topic is mass spectrometry. Mass spectrometry is basically a technique in which we find the atomic masses of different isotopes of one element. Like for example, अगर हमारे पास नियॉन के 3 एलिमेंट्स हैं, नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो हमें उन तीनों का एटॉमिक मास फाइंड करना है और उन तीनों की अबंडेंस फाइंड करनी है, यानी कि एक आइसोटॉप हमारे पास कितना ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो फाइंड करना है हमें mass spectrometry के through. So mass spectrometry is a technique in which you find a mass by using a spectrometer. Spectrometer is something is a graph that shows up on our computer. हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर एक ग्राफ आता है इसको जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. वो स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं उनका मास क्या है. ऑल राइट, कमिंग टू द प्रोसीजर, एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का. व्हाट वी डू इज़ दैट इन फर्स्ट स्टेप विच इज़ वोलेटिलाइजेशन और वेपोराइजेशन, वी कन्वर्ट आवर सॉलिड और लिक्विड सैम्पल इनटू वेपर स्टेट. अगर हमारे पास हमारा सैम्पल गैशियस फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो हम उसको वेपोराइज करेंगे, उसको वोलेटिलाइज करेंगे इनटू वेपर स्टेट. सेकेंड step is ionization. In this step what we do is that we pass on electrical beam. high speed electrons हम पास करते हैं. वो high speed electrons जब हमारे सैम्पल को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं. अब अगर हमारे सैम्पल में से, हमारे सैम्पल के एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, पीछे पॉजिटिव आयन रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगी आयोनाइजेशन. Then the next step is acceleration. In this step we provide the potential difference plates. हम 2 प्लेट्स लगाते हैं, उसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमारे पास जो आयंस हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं. नाउ इफ़ यू आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, तो हमारे आयंस क्योंकि पॉजिटिव हैं दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो वहाँ से उनको एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी कि वो स्पीड अप हो जाएंगे. एक्सेलरेशन देने के बाद और एनाइंस और द सैम्पल विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. हमने 2 बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. जब हमारे आइंस उस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, वो एक कर्व बनवाएगी. अब कर्व क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आइसोटॉप्स थे, तो आइसोटॉप्स का आपको पता है मैसेस डिफरेंट होते हैं. अब जब मैस डिफरेंट होगा तो उनकी मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट हो जाएगी. तो मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेंगे तो जो छोटे मैसेस वाले या जो कम मैसेस वाले आइसोटॉप्स होंगे वो छोटा कर्व बनाएंगे, तो वो डिटेक्टर पे पहले फॉल करेंगे, बजाय फिर सेकंड पे हमारे पास जो थोड़ा सा जिनका मास ज़्यादा होगा फिर वो डिटेक्टर पे फॉल करेंगे, और फिर थर्ड नंबर पे जो ज़्यादा जिनका मास और वो ज़्यादा होगा वो थर्ड नंबर पे, यानी कि लास्ट में हमारे पास डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे. तो डिटेक्टर बेसिकली क्या है, जब चार्ज आइंस या फिर एन आइंस डिटेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं. ठीक है, अब डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने नियॉन का सैंपल लिया हुआ है, तो नियॉन जो गैस है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 20, 21, 22. अब क्या होता है जब वो डिटेक्टर पे फॉल करते हैं तो अगर 20 मास वाले आइसोटॉप के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे तो वहाँ पे जब वो डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे. जब वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर जब हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा, जब ग्राफ बनेगा तो उसकी पीक लंबी आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो हम रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है. ठीक है, एंड दिस इज़ द फार्मूला जो हम यूज़ करके बताएंगे कि हमारे चार्ज टू मास रेशो कैसे फाइंड. Okay, so this is the diagrammatic explanation of mass spectrometry. As you can see over here, यहाँ पे एक इनलेट है जहाँ से हम अपने सैम्पल को एंटर करवाएंगे. अगर तो हमारा सैम्पल लिक्विड या फिर सॉलिड में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वोलेटिलाइज इट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स. लेकिन क्योंकि हमने अपने एग्जाम्पल में नियॉन गैस का सैम्पल लिया है, सो इट इज़ ऑलरेडी इन द गैशियस फॉर्म, तो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर स्टेट.
देन जब हमारा सैम्पल मूव करेगा तो यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली क्या करेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे एलिमेंट को, मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देगी। ये इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन था। व्हेन इट विल स्ट्राइक आवर मॉलिक्यूल तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो पीछे कैटाइन्स रह जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैटाइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कैटाइन को जब आगे मूव करवाएंगे तो आगे हमने 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है अक्रॉस दीज प्लेट्स। वन ऑफ द प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज वाइल अदर इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब क्योंकि हमारा जो सैम्पल है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इट विल डेफिनेटली बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो यू गर्ल्स नो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। तो पॉजिटिव आइंस विल बी एक्सेलरेटेड। वो जब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ से उनको एक्सेलरेशन मिलेगी, स्पीड मिलेगी, जिससे उनकी मूवमेंट में या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो दे विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमने 2 मैग्नेट्स लगा के एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराई हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करती है, इन कैटाइन्स को जो यहाँ से निकले थे इनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। व्हेन our cations will move in the circular path, तो उससे क्या होगा, depending upon their mass to charge ratio they will fall at different places on the detector। उनकी चार्ज, mass to charge ratio क्या है उसके हिसाब से वो डिटेक्टर पे डिफरेंट पोजिशंस पे फॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in case of neon there are 3 isotopes, the one with mass 20, 21 and 22। तो जिसका 20 मास है, क्योंकि उसका मास सबसे कम है तो मास टू चार्ज रेशो उसकी कम होगी और वो डिटेक्टर पे पहले फॉल करेगा। देन द वन विच हैज़ 21 मास एंड देन विच हैज़ 22 मास, ठीक है। जब डिटेक्टर पे ये फॉल करेंगे, क्योंकि ये आइंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी क्या है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब उसकी अबंडेंस उतनी ज़्यादा है। डिटेक्टर के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर एक ग्राफ, एक स्पेक्ट्रम आ जाएगा जिससे हमें पता चलेगा वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव अबंडेंस को और एक्स एक्सिस पे मास नंबर को, ठीक है। सो वी हैड 3 आइसोटॉप्स 20, 21, 22। 20 इज शोइंग द लॉन्गेस्ट पीक विच इज़ 90.92%। इसका मतलब है डिटेक्टर पे जो आइसोटॉप्स सबसे ज़्यादा थे वो कौन से वाले थे, विच हैड मास 20, जिनका मास 20 था वो सबसे ज़्यादा थे, इसलिए पीक उनकी सबसे लंबी आई है। तो उनकी परसेंटेज क्या है, 90.92। देन जिनका मास 22 था, सबसे ज़्यादा जिनका मास था, दे वर इंटरमीडिएट परसेंटेज, उनकी परसेंटेज क्या है 8.82। और सबसे कम रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 0.257, और वो है उन आइसोटॉप्स की जिनका मास है 21। सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ आवर नियॉन सैम्पल, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम किस बेस पे आया था, मास टू चार्ज रेशो की बेस पे। अब मास टू चार्ज रेशो क्या है, उसका फॉर्मूला है h² इंटू r² ओवर 2e। h² इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, r इज़ द रेडियस, हमारे आइसोटॉप्स का रेडियस कितना है 2e। e इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी अप्लाइड ओवर हेयर, जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था 500 to 2000 वोल्ट का, वो हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है उसके, यहाँ वो पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करके मास टू चार्ज रेशो फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर्स। वन इज़ एस्टन्स, जो सबसे पहले हमारे पास यूज़ होता था स्पेक्ट्रोमीट्री के लिए, वो एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर था। फिर हमारे पास आया एक और स्पेक्ट्रोमीटर विच इज़ डैम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे सॉलिड सैम्पल्स को ईजीली यूज़ कर सकते हैं, ये सॉलिड सैम्पल का इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। सॉलिड सैम्पल्स के आइसोटॉप्स के लिए हम मास फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डैम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। Okay, so now moving on to our next topic, which is analysis of
कंपाउंड। कंपाउंड का हमने एनालिसिस करना है। रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज सच इन विच वी फाइंड द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आवर सैम्पल। हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई सैम्पल है जिसका हमने एनालिसिस करना है, उसमें कौन कौन सी टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सैम्पल में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो क्वालिटी बता रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। While second type of analysis is quantitative analysis. In quantitative analysis, we deal with the amount or the percentage of elements present in our compound. जिस compound का हम analysis कर रहे हैं उसमें हमारे पास हमने पहले डिटेक्ट किया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो उनकी परसेंटेज या उनकी अमाउंट कितनी है, दैट विल स्टडी इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें बताता है परसेंटेज, यानी कि हमारे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी कितनी परसेंटेज है, वो हमें पता चलेगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला इन विच वी डिवाइड मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। हमारे कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना था, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सो दिस विल लीड अस टू द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की परसेंटेज आ गई हमारे पास। अब एनालिसिस में दो तरह के हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6। अगर मुझे इसका सिंपलेस्ट फार्मूला फाइंड करना है या होल नंबर रेशो फाइंड करनी है तो मैं इन तीनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दूं ताकि मेरे पास होल नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों को 6 से डिवाइड करूं, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, सो C1, 12 डिवाइडेड बाय 6 2, H2, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, सो C1H2O1। 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए विल राइट CH2O। सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट। So benzene has a formula C6H6. If we want to find the empirical formula of benzene, we have to divide this formula by a number ताकि हमारे पास आ जाए होल नंबर रेशो। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो 6 डिवाइडेड बाय 6 1 और 1, तो ये हो जाएगा CH, विच इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का तरीका क्या है, हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है हमने। सो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके वी विल फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आवर एलिमेंट्स। नंबर 2, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द मास ऑफ एलिमेंट विच इज़ बेसिकली ऑल्सो द परसेंटेज कंपोजिशन। सो what I'm trying to say is that we will divide percentage composition by the atomic mass of element. For example, कार्बन के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो उसकी जितनी परसेंटेज है उसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें जो कि 12 है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। देन थर्ड स्टेप इज़ फाइंडिंग द एटॉमिक रेशो। हमने फाइंड करना है कि हमारे कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स थे उनके दरमियान रेशो क्या है, 1:2:3 और 3:2:2, क्या रेशो है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जितने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं उसमें जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको सारे नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एलिमेंट्स थे CHO, तो आपने तीनों के 1 by 1 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। अब जब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए तो जिसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स सबसे कम होंगे उससे आपने तीनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी। अगर तो ये रेशो हो, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, होल नंबर रेशो फाइंड करेंगे। होल नंबर रेशो क्या है, जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे कंपाउंड के अंदर उनके हमने एटॉमिक रेशोज़ फाइंड कर लिए थे। अब एटॉमिक रेशो अगर हमारे पास होल नंबर में है जैसे कि 1:2:1 तो वेल एंड गुड। इफ़ इट इज़ नॉट इन अ होल नंबर, अगर ऐसी रेशो है लाइक 1:1.3:1, तो हमें क्या करना है, इस रेशो को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस
रेशो बाय सम नंबर, जिससे हमारे पास पूरी की पूरी रेशो होल नंबर में चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 3 into 1 is equal to 3, 3 into 1.3 is approximately equal to 4 and 3 into 1 is equal to 3। तो ये अब मेरी रेशो क्या है, होल नंबर रेशो है। सो लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, होल नंबर रेशो फाइंड कर ली अपने एलिमेंट्स की। देन सेकेंड टाइप ऑफ फार्मूला इज़ मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के ऑपोजिट है। वहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फाइंड की थी। यहाँ पे हम एक्चुअल मॉलिक्यूल लिखेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे हम अपने फार्मूला में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन हैज़ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स, सो द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इट इज़ द एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। इसी तरह ग्लूकोज का है C6H12O6। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलेकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? सो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। What is N? N is an integer जो कि मिलता है हमें by dividing the molecular mass by empirical formula mass। अगर हम अपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ले लें और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास ले लें, उन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास n आ जाएगा। n माइट बी 1 2 3, तो वो जो n है उसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोलेकुलर फार्मूला। अब नोट करें यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये 3 एग्जांपल्स वो हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला दोनों सेम हैं। H2O इज़ द एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसका मतलब ये क्या है, मोलेकुलर फार्मूला ऑफ वाटर। ऑल्सो इट शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो विच इज़ 2:1। तो ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है वाटर का और मोलेकुलर फार्मूला भी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी द फार्मूला ऑफ कार्बन।